चाहे बजट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट का हो, चाहे फिर इकोनॉमिक सर्वे हो, पर्पस पता होना चाहिए आपको कि आप किस लिए पढ़ रहे हो ये बजट और सर्वे। सबसे पहला पर्पस होएगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, मान लो कुछ टर्म्स आ जाती हैं जो सर्वे या बजट में होती है, उनसे प्रीमियम और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे पहले एक सर्वे में बजट टर्म आई थी हेलीकॉप्टर मनी, ऐसे टर्म्स आती है। ठीक है, तो पहला कुछ कंसेप्ट, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसका अगर कुछ अब इस बार चेंज हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया बजट मेंस के अंदर। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ टर्म्स आपको बजट से एक्सट्रैक्ट करनी है। सेकंड चीज आपको कुछ करना है, डेटा। अब ये डेटा बहुत वेरी करेगा अलग अलग, किस चीज का डेटा कर सकते हो आप, कितना टोटल बजट आउटले था, किस किस सेक्टर को सबसे ज्यादा दिया है ना। जैसे मोस्टली हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, फिर डिफेंस को दिया है कि किन किन सेक्टर को किया है, पैसा कहाँ से आ रहा है मैक्सिमम और कहाँ पे जा रहा है, कौन कौन से टैक्स है सबसे ज्यादा, मान लो डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, इनडायरेक्ट से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है, तो वेयर फ्रॉम वेयर मनी इज कमिंग, यानी कि हमारे रेवेन्यू सोर्सेज गवर्नमेंट के आने वाले साल के लिए, और एक्सपेंडिचर कहाँ खर्चा होगा। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, तो आप देखना इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो आएगा 2023-24 का, यानी कि जो लास्ट ईयर था हमारा, उसमें इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया है उसका सर्वे, यानी कि उसका डेटा आएगा। जो बजट होता है, तो बजट अभी 2024 है, अगला साल 2025 तक चलेगा, मार्च 31 तक। तो जो बजट आएगा वो कौन से आएगा इस बार, 2024-25, ये ध्यान रखना है आपको। तो बजट क्या शो करता है कि आने वाला जो टाइम है गवर्नमेंट का, उसमें पैसा कहां से आएगा और कहां पैसा खर्च होएगा, ये बजट होता है। सर्वे क्या सर्वे करता है कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये दोनों चीजें होगी सर्वे और बजट की बेसिक्स। तो कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्ट पता करनी है, कुछ आपको डेटा निकालना है इससे। थर्ड चीज है, गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज होती है कि आने वाले साल में गवर्नमेंट इन पॉलिसीज पे लेके आएगी, इसलिए ये कहेगा कि एंशुइंग ईयर, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ये करेगी। बजट के अंदर ये बताता है, सर्वे के अंदर ये बताएगा कि पिछले साल इस स्कीम ने ऐसा परफॉर्म किया था। तो ऐसे आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी वो। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है सर्वे और बजट के अंदर। सर्वे और बजट में डेटा के साथ साथ ट्रेंड भी आता है कई बार, तो ट्रेंड्स देखने की 4-5 साल में रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कैसे कैसे ट्रेंड हमारे, तो मैं सब आपको दिखेगा उसके अंदर पीडीएफ के अंदर कि कैसे ट्रेंड। ये मैं बता रहा हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट से क्या चीज आपको निकालनी चाहिए। तो गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, डेटा हो गया, कंसेप्ट हो गया, टर्म हो गया। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ एनालिसिस भी आता है, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करेगा, कोई भी चीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लगाया, कोई नई चीज लेके आए, तो उसमें कोई एनालिसिस दे रखा होगा। तो कि हमारी अगर पहले आते जॉबलेस ग्रोथ क्यों है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो पूरा एनालिसिस दे रखा होगा। तो उस एनालिसिस को पढ़ के अपने 4-5 पॉइंट लिखने हैं। तो कुछ एनालिसिस भी निकालना है आपको इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार होता है एक अच्छी लाइन्स आती है इसमें, जैसे कि एक दो सर्वे में पहले भी आया था कि वाइपिंग एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हर आंख, मतलब लास्ट जो बंदा है, मतलब हर एक आदमी को खुश रखना है, उसकी जो भी फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करनी है, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे काम करना है। वाइपिंग एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, कितनी अच्छी लाइन है मतलब ये। तो ऐसे कुछ अच्छी लाइनें भी आपको मिलती है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, चैप्टर के अंदर से। और जो इसका कंटेंट है ना, वहां पे मान लो 13-14 चैप्टर दे रखे, 13-14, तो मान लो क्लाइमेट चेंज हो गया, सोशल एम्पावरमेंट हो गया, ये जो कंटेंट की हेडिंग भी याद कर लोगे तो आपको डायमेंशन जनरेट हो जाएंगी कि हम कौन कौन से एरिया में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट का फोकस किन किन एरिया में। और दूसरा हमें पता चलता है यहाँ पे कुछ अच्छी लाइंस मिलती हैं एस्से के लिए, या आंसर एथिक्स के लिए, या आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, कई बार इसमें क्या होता है, जो सर्वे की समरी होती है स्टार्टिंग में एक पेज पे ना, उस फर्स्ट हर चैप्टर की समरी होती है स्टार्टिंग में, उसमें एक्सपर्ट्स ने कुछ लाइनें दी होती है अच्छी, तो अच्छी अच्छी लाइंस मिलती है हमें आंसर लिखने के लिए इसमें। ठीक है, और ये 4-5 चीजें हम जो ड्राइव करेंगे सर्वे से। एक चीज और बता रहा था मैं, जो भी उसके कंटेंट्स हैं, जो फर्स्ट पेज होता है कंटेंट, ये चैप्टर्स हैं, तो ये क्या शो करता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है, या आप मान लो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्चा कर रही है, अब एजुकेशन पे दे रही है, अगर यूथ को करना चाह रही है, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज पता चलती है हमें। इन्हीं प्रायोरिटीज को आप आंसर में कोट करोगे, इन्हीं प्रायोरिटीज को आप पहले फोकस करोगे कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, वो पूछ सकता है क्वेश्चन उससे। तो ये अब आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा, आप बस सीधा उठाते हैं सर्वे पढ़ते हैं। अब आपके लिए चीज ईजी हो जाएगी, क्या चीज निकालनी है, क्या चीज, वो 550 पेज का डॉक्यूमेंट जो है उसको कैसे पढ़ना है, ये चीज निकालनी है उससे बस।
तो मेरा काम हमेशा ही रहता है कि यू बी फील एम्पावर्ड, डिपेंडेंसी ना आए आपको, आपको एम्पावर्ड कर दो। ये तो मतलब टीचर्स को पता होता है, पर वो निकाल के बच्चों को बताते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे निकालना है तुम्हें। तुम कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। कुछ अच्छी टर्म्स होगी, कुछ डेटा हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी, एनालिसिस कुछ दे रखा है, अगर कुछ अच्छी लाइन्स है, और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है, ये सब चीजें देखनी है। इसी बेसिस पे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास था, तो इसमें से हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं और क्या करनी चाहिए आपको, और क्या चीज याद करनी है। सारी चीज याद नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमेशा देखो आंसर राइटिंग में हम देखते हैं, हम लिमिटेड चीज याद करते हैं तो उनको पुट कर पाते हैं। 2 ही पेज होते हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना, प्री में भी ये होता है, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत चीजें लिमिटेड पढ़ो, उन्हीं को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, और फिर कुछ चीजें याद हो जाती है ना हमें, तो कुछ चीज बच जाती है, उनको हम सेट कर लेते हैं अपने उसके अंदर। अच्छा ये बच गया मेरा, जब सब पढ़ते हैं तो याद कुछ भी नहीं होता हमें, ये इशू आता है, ठीक है। अब हम करते हैं इकोनो बजट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीचर्स देखेंगे बजट के 2024-25 में कहा था बजट अगले साल का आता है। इससे पहले गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट पेश किया था, अभी कंप्लीट बजट पेश किया है, क्योंकि इलेक्शन के बाद दोबारा फ्रेश बजट आया अभी, तो इस पे फोकस करना है हमें। ये ठीक है जो बताया ईशा ने कि गवर्नमेंट की 4 मेजर फोरकास्ट है, यानी कि फोकस एरिया बता रखे इस तरीके से। तो किस पे ये बजट फोकस कर रहा है आपका? अन्नदाता। ये देखो गवर्नमेंट ने वर्ड यूज किया है अन्नदाता, तो इसका मतलब आप भी अपने आंसर में अन्नदाता यूज कर सकते हो, कोट अनकोट करके। ये यहां से हमने क्या निकाल रहे हैं? लैंग्वेज निकाल रहे हैं। तो अन्नदाता मतलब फार्मर, गरीब पुअर यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेगा, ठीक है। युवा यूथ की यानी कि एम्प्लॉयमेंट की, स्किल की, इनकी बात करेगा बजट। और फोर्थ है आपका महिलाएं, विमेन, ठीक है। तो 4 सेक्टर, फार्मर, गरीब, पुअर, यूथ आप लोग, और विमेन, यूथ एंड विमेन दोनों, ठीक है। बजट ये हो गया। थीम्स क्या है? अगेन अब इन्हीं के लिए काम करना है, तो थीम किस पे काम करेगा? एम्प्लॉयमेंट, स्किल पे बात करेंगे, एमएसएमईज जिससे और जॉब क्रिएशन होंगी, और मिडिल क्लास। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रायोरिटीज क्या है इस बजट की। इस बजट की 9 प्रायोरिटी है, ये याद रखना है कि 9 प्रायोरिटी कौन कौन सी है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा याद, है ना। तो सबसे पहले तो क्या आएगा हमारा? एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर को हम प्रायोरिटी रखते हैं मोस्टली, तो ठीक है। बेसिक क्योंकि फार्मर था बाहर, थीम में एक मेजर फार्मर था, तो पहली प्रायोरिटी आएगी एग्रीकल्चर। सेकंड क्या आएगी? एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। एक एक करके देखते हैं इसको पहले, या मैं एक बार लिख देता हूं आपको, तो फिर उससे आपको इजी हो जाएगा याद करना। तो अगर इस बजट की प्रायोरिटीज की बात करें तो 9 प्रायोरिटीज हैं ऑफ बजट 2024-25। देखो मैं इसको लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि हमें याद करनी है चीजें, नहीं तो मैं सीधा पढ़ा देता आपको, ठीक है ना। क्योंकि यही फैक्टर्स हमें याद रहेंगे तो इन पे फोकस करेंगे अपने पढ़ते वक्त, यार बजट की प्रायोरिटी थी। दूसरा फायदा क्या होगा? जब आंसर आएगा, मान लो मेंस के अंदर आ रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि यार बजट में थीम थी एग्रीकल्चर, एक प्रायोरिटी थी, तो इस पर बजट ने क्या कहा था एग्रीकल्चर के बारे में, तो आप फटाफट आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, आप आंसर में लिख दोगे। इसलिए ये याद करा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं हमेशा कर रहा हूँ स्ट्रक्चर बनाता हूँ तुम्हारा। अब ये स्ट्रक्चर बन गया आपका कि 9 प्रायोरिटी, इन 9 एरिया में क्वेश्चन आएगा, मेरे को बजट डालना है कि इन यूनियन बजट 2024-25 ये गवर्नमेंट का प्रोविजन था, तो एक लाइन एक्स्ट्रा होगी आपके पास जो बाकी बच्चे नहीं लिखेंगे। इसलिए 9 प्रायोरिटी याद करो। एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन आएगा वो ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे, एग्रीकल्चर पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है आपकी एम्प्लॉयमेंट। देखो अंदर का तो आप पढ़ ही लोगे बजट में से क्या स्कीम है, वो नहीं बात है, मेन बात है ये थीम साइड में एम्प्लॉयमेंट और स्किल पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये दूसरी प्रायोरिटी थी, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ठीक है। तीसरा है आपका इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। देखो सोशल जस्टिस हम हमारे सिलेबस में भी है, सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस एक थीम आ रही है। तो सोशल जस्टिस का पेपर 2 में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप देखो कि बजट में उसके बारे में क्या कहा था। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर, ये सेकेंडरी हो गया मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी हो गया सर्विसेज, तीनों सेक्टर कवर हो गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्बन डेवलपमेंट, फिफ्थ है आपका अर्बन डेवलपमेंट, सिक्स्थ है आपका एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। अब ये थीम याद करने का ये फायदा है क्योंकि एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप सोचोगे यार बजट में क्या बताया था इस बार एनर्जी में, वो लिख के आता हूं मैं पॉइंट। सेवेंथ है इंफ्रास्ट्रक्चर, यही लिख देता हूं याद, सेवेंथ है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एट्थ है आपका इनोवेशन, इनोवेशन कोमा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और लास्ट थीम है आपकी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, इसमें मोस्टली लैंड रिफॉर्म्स की बात की है रूरल और अर्बन एरिया में। तो लास्ट याद कर लेना लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स में क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में आ सकता है, स्टेट पीएससी में आ सकता है। फिर आप लिखोगे कि बजट के अंदर लैंड, बाकी तो आप करोगे क्लास के अंदर, आपको एक कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, बजट और सर्वे आइसिंग ऑन द केक है आपके आंसर को यूनिक बनाने के लिए, बजट और सर्वे, और जो स्कीम्स है वो प्री में आ सकती है। अब एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा कि हमें इन 9 थीम में पढ़ना है। पहले मैंने बताया एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके बाद यानी प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी क्या था मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे याद करो, टर्शरी क्या हो गया सर्विसेज, ये 3 तो कवर हो गया आपके ऐसे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आपका एम्प्लॉयमेंट देनी है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, सोशल जस्टिस होना है। फिर अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, उसके लिए क्या चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, और इनोवेशन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और लास्ट में करेंगे लैंड रिफॉर्म्स। अब ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हर एक के अंदर 2-2 बातें लिख लेना कि एग्रीकल्चर में ये बात है, बस इतना इतना करना होता है, ऐसे फास्ट होएगा काम आपका। तो एग्रीकल्चर में देखो आपके पास PDF होगी इसमें, अब इतना पढ़े ना पढ़े, ठीक है, 2-3 बातें याद रख लो। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, मैं तो इतना करता हूं बस, देखो ये है, मैं तो पूरी बुक में मैंने ये वर्ड हाईलाइट किया, रिसर्च, रिसर्च। मेरे को इतना याद नहीं रहेगा, बस मेरे को पता है एग्रीकल्चर के अंदर इस बार में रिसर्च को प्रमोट करना है। ठीक है, अब तुम चाहे इसको पढ़ लो, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप, ब्रिंग फोकस, रेजिंग प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट, ये सब आप पढ़ लोगे कि रिसर्च से क्या फायदा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऐसी क्रॉप्स आएंगी जो डिस्ट्रॉय ना हो, यानी कि रेजिलिएंट बढ़ेगा, वो हो जाएगा। तो कीवर्ड एक याद रखना है कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या प्रमोट करना है इस बार, रिसर्च। अगला क्या है आपका, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, अगला कीवर्ड बस इसको हाईलाइट करो, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन से क्या कहना चाह रहा है कि कोऑपरेटिव्स को बढ़ाओ, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर के अंदर कोऑपरेटिव यानी कि एक पॉलिसी लेके आनी है, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, तो ये वर्ड हाईलाइट करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कोऑपरेटिव्स के ऊपर, तो आप बताओगे बजट के अंदर क्या प्रपोज है इस बार, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। देखो एक पहले पॉलिसी बनती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो एक पहले पॉलिसी बनेगी बड़ी, जो पूरे कंट्री पे बताएगी हमें ये विजन होना चाहिए हमारा, उसके अंदर फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स और स्कीम बनती है उस पॉलिसी को गाइडिंग करते हुए, ठीक है ना। तो एक बड़ी पॉलिसी बन गई किसके लिए, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे, मेंस में भी, प्री के अंदर भी। तो इस बजट का जैसे पहले क्या क्या करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इस बार क्या याद रखना है आपको, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी फॉर सिस्टमैटिक ऑर्डरली एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। जो एग्रीकल्चर के अंदर कोऑपरेटिव्स बनाते हैं ना, उसके लिए पॉलिसी आएगी एक नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, याद रखना ये बार बार, ये इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भरता। देखो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑयल सीड्स है ना, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ऑयल पाम हो गया, तो ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है, कंजप्शन भी बहुत ज्यादा होती है इंडिया के अंदर। तो आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिपेंडेंस वो हम किस में लेके आएंगे, जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो खुद सोचो तुम कि हम इंपोर्ट क्या करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल हम करते हैं रशिया से, यूक्रेन से, ठीक है, और मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, इसमें इन सब ऑयल सीड्स के अंदर हमें क्या करनी है, आत्मनिर्भरता, क्योंकि ऑयल सीड से भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर तुम लिखोगे कि सर ये ठीक है हम कर रहे हैं, और बजट में भी इस बार हमने फोकस किया कि हम सेल्फ रिलायंस लेके आएंगे या आत्मनिर्भरता लेके आएंगे ऑयल सीड्स के अंदर। और प्री के अंदर पहले नाइजर सीड से क्वेश्चन आ गया था, नाइजर जो सीड्स होते हैं उनसे, इस बार इनकी क्रॉपिंग पैटर्न पे आ जाएगा, तो ये क्रॉप्स की स्टडी कर लेना थोड़ा, ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया निकलते हैं। अब बजट में आपको पूछूंगा, बच्चे पढ़ते हैं सारा सारा, तुम्हें मैंने बड़ी याद कराया रिसर्च, तुम कहोगे हाँ रिसर्च पे फोकस है, तुम्हें बड़ी याद मैंने कराया नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, ठीक, कोऑपरेटिव्स को कराएंगे।
तीसरा मैंने वर्ड याद करा आपको, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता किसमें होनी चाहिए, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑयल सीड्स में होगी, तो ऑयल सीड्स यहाँ पल्सिस में, ठीक है। फिर बात करेंगे रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करनी है, सब करना है, तो ऐसी न्यू वेराइटी लेके आएंगे जो क्या होंगी, क्लाइमेट रेजिलियंट हो और हाई यील्डिंग वेराइटी, ज्यादा यील्ड दे दे हमें और क्लाइमेट रेजिलियंट भी हो जाए, तो ऐसी न्यू वेराइटीज लेके आएंगे, ठीक है ना। न्यू जो भी दे रखा है उससे मैटर नहीं करता, बस वर्ड याद होना चाहिए। वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, प्रमोशन ऑफ एफपीओज। अब एफपीओज घर जाके लोड करा देखना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये लगातार चल रहा है बजट में, तो एफपीओज पे फोकस करना है, ठीक है ना। एक अगेन कलेक्टिव ग्रुप बनाते हो लोग, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, एक साथ हो जाए, सब चीजें ऑर्गेनाइज हो जाए। तो फोकस किस पे किया है, थ्रू एफपीओज किस पे हो गया, वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर। देखो होता क्या है, अगर जो फार्मर है ना, अगर वो वेजिटेबल उगाता है या सप्लाई चेन उसकी अच्छी हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है, ग्रेडिंग हो जाती है, सॉर्टिंग हो जाती है, उसके पास सारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से हो जाती है, तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। घूम फिर के ये क्या करेगी, उसकी इनकम बढ़ाएगी। इनको क्या बोलते हैं हम, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स मान लो इस तरीके से, है ना, या हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बोलते हैं इनको, इसको हम बोलेंगे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। भाई फ्रूट्स वेजिटेबल क्या है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है ना, ज्यादा पैसा करते हैं। तो हमने क्या प्रायोरिटी की, 5 प्रायोरिटी तुम्हें याद होगी होंगी। सबसे पहला क्या था, रिसर्च पे फोकस करना। दूसरा क्या था, कोऑपरेशन पॉलिसी। थर्ड क्या था, आत्मनिर्भरता। बस कीवर्ड याद होंगे, एग्रीकल्चर याद होगा सोचो में। पांचवा क्या, चौथा क्या था, न्यू वेराइटीज था, न्यू वेराइटी याद करनी है वो। अगला क्या, लास्ट क्या था आपका, वेजिटेबल और आपकी सप्लाई चेन में फोकस करना है। तो ये सारे अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आता है, तुम 5 लिख के आ जाना, 5 तुम्हें याद हो गए, ठीक है ना। चलो अब देखो और एक दो बातें अगर देखें तो नेचुरल फार्मिंग पे। अब नेचुरल फार्मिंग आ गया बजट के अंदर, तो मे भी एनवायरमेंट के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। तो नेचुरल फार्मिंग ऐसे टर्म्स निकालनी है आपको, तो घर जाके एफपीओ देखना है, कोऑपरेटिव्स देखना है, नेचुरल फार्मिंग देखनी है कि नेचुरल फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुई, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसे डिफरेंस है नेचुरल फार्मिंग, ये देखना होता है। तो नेचुरल फार्मिंग पे फोकस किया है कि 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री जो नेचुरल फार्मिंग के अंदर लेके आएंगे इन द कमिंग 2 years। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। अब उनको बायो रिसोर्स भी चाहिए, तो बायो रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे 2000। ये इतना याद होए ना होए कोई बात नहीं, बस ये होना चाहिए नेचुरल फार्मिंग शुड बी नीड टू बी प्रमोट या विल बी प्रमोटेड इन द कंट्री, बस ये है। तो वर्ड याद होना चाहिए कि नेचुरल फार्मिंग आ गया। छठा वर्ड, सातवां वर्ड क्या आ रहा है, श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। देखो हम जो सिलेबस मैंने याद कराया था आपको, तो उसमें मैंने आपको एक चीज कराई थी, एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की जब भी बात होगी तो आप एग्रीकल्चर तो करोगे, साथ साथ एलाइड एग्रीकल्चर जैसे कि आपकी फिशिंग हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, ये सारा। तो इस पे आ गया श्रिम्प प्रोडक्शन पे और उसका एक्सपोर्ट पे। इस सबसे क्या होगा, जो भी फिशरमैन है या फार्मर्स है उनकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। हॉर्टिकल्चर से भी क्या होता है, जो हम लगा रहे थे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्या होता है, इनकम बढ़ रही थी। फार्मर की क्या करनी है, इनकम बढ़ानी है। लास्ट क्या, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फार्मर्स को भी हम डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड से। डीपीआई कवरेज ऑफ द फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 years, ठीक है। तो जो उनकी फार्मर्स हैं उनको लैंड का कवरेज होएगा। और ये जो मेन है, इशुएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड्स। अब मान लो हर एक किसान को क्रेडिट कार्ड दे दिया उसको, तो उसकी पूरी ट्रैकिंग हो सकती है। तो फार्मर को भी हम कैसे कर रहे हैं, डिजिटली लिंक कर रहे हैं। अब आपके पास 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। पहला क्या था आपका, सबसे पहले रिसर्च, सेकंड कोऑपरेटिव पॉलिसी, थर्ड क्या था आत्मनिर्भरता, फोर्थ क्या था आपका न्यू वेराइटीज, फिफ्थ क्या था सप्लाई चेन और वेजिटेबल फूड, सिक्स क्या था नेचुरल फार्मिंग, सेवेंथ क्या था श्रिम्प प्रोडक्शन हो गया, एट्थ क्या था लास्ट आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। खत्म, 8 पॉइंट आ गया, एग्रीकल्चर काम खत्म हो गया हमारा। अब देखो सेकंड प्रायोरिटी, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। जो पहली वाली लाइन है ना, इस पे वो ऐसे कह रहा है कि जो जो फॉर्मल सेक्टर में आएगा ना उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। जैसे मैं फॉर्मल सेक्टर में हूं, मैं किसी को एम्प्लॉय कर रहा हूं, तो फर्स्ट मंथ की सैलरी गवर्नमेंट दे देगी, कुछ इंटर्नशिप को इंसेंटिव दे देगी। तो पहला जो पॉइंट है वो किस पे बात कर रहा है आपका, यहाँ पे ऊपर लिखना है आपको, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ये जो पॉइंट है फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लिख लो एम्प्लॉयमेंट, कि गवर्नमेंट चाह रही है ज्यादा से ज्यादा लोग ना फॉर्मल सेक्टर में आए, ताकि उनको जो भी सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रही है, उनका डेटाबेस प्रॉपर हो, उनको वेजेस प्रॉपर मिले।
तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, जो जो फॉर्मल एम्प्लॉयर्स है ना, अगर मैं फॉर्मल इकोनॉमी में हूँ तो मैं आपको इंसेंटिव करूंगी पैसे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा जो मैं अगर मैं नौकरी दे रहा हूँ किसी को तो क्या करूंगा, मैं करूंगा अपने आप को कन्वर्ट फॉर्मल इकोनॉमी में, ताकि मेरे को गवर्नमेंट इंसेंटिव दे। तो गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग किसको, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग। और फिर गवर्नमेंट आगे देखना स्किल प्रोग्राम को भी सपोर्ट करेगी। अब स्किल प्रोग्राम के लिए देखो क्या है, फैसिलिटेट द, ये बड़ी अच्छी बात है, कल हम एथिक्स ही कर रहे थे ना उसमें, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब देखो कितना कनेक्शन लिंक हो रहा है। पहले मैंने आपको क्या कहा, हमने एक आर्टिकल पढ़ा था परसों न्यूज़पेपर में, कि अगर फीमेल का, अगर लेबर वर्कफोर्स पार्टीशन बढ़ जाता है फीमेल का, तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हम दोनों को काउंट करते हैं, अभी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है हमारे में, उसमें मोस्टली फीमेल्स है जो अनएम्प्लॉयड है। अगर उनको आप एम्प्लॉयमेंट दे देते हो तो हमारा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट करने की गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलग अलग जगह पे प्लान किया कि हॉस्टल्स बनाएंगे। अब मान लो यू वांट, समवन वांट्स टू कम फ्रॉम हिमाचल और जम्मू कश्मीर इन चंडीगढ़, और उनको यहाँ पे काम करना है, रहने की दिक्कत है, पीजी ढूंढना है, अगर उनको प्रॉपर हॉस्टल मिल जाएगा और गवर्नमेंट सर्टिफाइड हॉस्टल है, सिक्योरिटी भी है, तो फैमिलीज भी कंफर्टेबल रहेंगी टू सेंड द वुमेन्स आउट ऑफ देयर होम। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप निकाला है टू प्रोवाइड द हॉस्टल्स फॉर द वुमेन। ये देखो, facilitating higher participation of women in the workforce through the setting up of the hostels in collaboration with industry along with the establishing of crèches। तो crèches भी होंगे और क्या होंगे, आपके हॉस्टल। बहुत अच्छा स्टेप है ये, ऐसे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन मेन फोकस किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने, मना थोड़ी कर रहे हैं किसी को। एक ही चीज को आप मल्टीपल जगह यूज करते, मैं तो उसको भी वुमेन एम्पावरमेंट में यूज करता है, वुमेन का क्वेश्चन आता है उसमें यूज करता है, सब में यूज करना है, मना नहीं कर रहा कोई किसी को भी, जहां यूज कर रहा है करो। आपको याद होना चाहिए कि अब गवर्नमेंट ने बजट में हॉस्टल्स बनाए वुमेन के लिए, ठीक है ना, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके। लोन मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये लोन, बाकी सभी लोन की फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रखी है। इतने यूथ को ट्रेन करना है, ठीक है, और 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड विद द 5 year पीरियड। 1000 इंडस्ट्रियल आईटीआई जो होती है ना, आईटीआईज, उनको क्या करना है, अपग्रेड करना है। और लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कोर्स कंटेंट डिजाइन अलाइनमेंट एज पर द स्किल्स नीड्स ऑफ इंडस्ट्री। 3 बात याद होगी। अभी तक क्या हो रहा दिक्कत ना, लोग ऐसे कहते हैं कि इंडस्ट्री वाले, हमारे पास ना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है स्किल वाला, और बंदे जो थे मार्केट में वो कह रहे हैं हमारे पास नौकरी नहीं है, ये इशू चल रहा था। तो इसी बात को गवर्नमेंट ध्यान क्या रख रही है कि भाई ऐसी स्किल देंगे हम यूथ को जो इंडस्ट्री को मैच करेगी। ये बड़ी यूज करना है आपको, मतलब एचसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है स्किल बेस के ऊपर, ऐसे बात समझो आप। तो वहां पे आप लिखोगे बजट में भी इस बार गवर्नमेंट किसे फोकस कर रही है कि स्किल ऐसी दो जो इंडस्ट्री की नीड को मीट करे। तो ये लाइन लिखनी है वहां पे, कोर्स कंटेंट चाहे कॉलेज में हो चाहे कहीं पे भी हो, एंड डिजाइन अलाइंड एज पर द स्किल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा क्या करना है, जो आईटीआईज है, आईटीआई में लोग काम करते हैं, उनको अपग्रेड कर दो, अच्छी टेक्नोलॉजी दे दो, वहां पे अच्छी फैसिलिटीज करा दो। तो आईटीआईज को अपग्रेड करोगे तो क्या होगा, अपने आप यूथ स्किलफुल होगा, और स्किलफुल यूथ की सच्ची में डिमांड है मार्केट में। आज मैं भी कई लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मेरे रिसोर्स पर स्किलफुल नहीं मिल रहा है मेरे को, स्किलफुल लोगों की तो बहुत कमी है। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, आपकी सेकंड प्रायोरिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। आप एक डेटा और लिखना, हमारी इकोनॉमी के अंदर मेरे ख्याल से 2 या 3% ही है जो फॉर्मली स्किलफुल ऐसे कुछ है, और जो कि साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा है। तो हमें ये भी देखना है कि कितने, जो डेटा है मैं बता दूंगा आपको, कितने लोग स्किलफुल है। तो स्किलफुल लोगों की बहुत शॉर्टेज है हमारी कंट्री के अंदर। तो गवर्नमेंट की हमें सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी पहले क्या था, फार्मर्स की, तो हमने पहली थीम ली एग्रीकल्चर। दूसरी हमारी कंट्री क्या दिक्कत फेस कर रही है, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग, तो दूसरी थीम होगी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। यही तुम्हारे इशू बन गए यार। जो गवर्नमेंट में बंदा बैठा है उसको पता है ये इशू, इस पे क्वेश्चन बना दो, तो एम्प्लॉयमेंट पे स्किल पे क्वेश्चन बना देगा। आपने 3-4 प्रॉब्लम बताई, 2-3 सॉल्यूशन आपने यहाँ से बता दिए, एक दो बता दिया कि गवर्नमेंट फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात भी कर रही है, जहां पे जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देगा उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ऐसे बात करनी, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी हमारी, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। जब भी सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो हम किन की बात करेंगे, जो लोग वनरेबल है, डाउन ट्रोडन है, उनको उठाना है। तो तभी तो सोशल जस्टिस हो पाएगा सबका। जो ऑलरेडी वेल ऑफ है उनको थोड़ी उठाएंगे। तो उससे सोशल जस्टिस से क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की होती है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होती है, जो लास्ट मैन है उसकी भी डेवलपमेंट करो, जो बिल्कुल गरीब है, क्या बोलते हैं उसको, अंत्योदय, अंत्योदय लास्ट मैन स्टैंडिंग, ठीक है ना। गांधी जी का जो तलिस्मान था वो भी रिलेट करेंगे हम यहाँ पे। गांधी जी क्या कहते थे, कभी तुम फंस जाओ, एथिक्स में तुम ये यूज करते हो, है ना, तो तुम ये सोचो कि जो सबसे गरीब आदमी, सबसे अंत्योदय, सबसे पुअर आदमी आपने जो अपनी जिंदगी में देखा है, अगर आपका एक्शन उसके लिए फायदा कर रहा है तो आपका एक्शन ठीक है, ठीक है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब कि जो वनरेबल सेक्शन है, मान लो ट्राइब्स हो गया, ठीक है, कोई पुअर कैटे बिल्कुल गरीब है उनकी, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, इन सब की,
तो इन सबकी डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है आपका, पूर्वोदय, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पूर्वोदय। पूर्व मतलब कि ईस्टर्न स्टेट्स, तो ईस्टर्न स्टेट्स हमारी जो है उनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है आपका, अगेन वो देखेंगे हम। तो अब आपको क्या करना है इसमें से, देखो उससे पता चल जाता है आपका हिंदी का मतलब, जो हिंदी लिखे ना पूर्वोदय, यानी कि जो ईस्टर्न साइड है उसका राइज करवाना है। ईस्टर्न साइड कौन सी स्टेट आती है आपकी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तो उनको राइज करना है। इससे एक फायदा और क्या होगा, रीजनल डेवलपमेंट। बट लिख लिया करो यार, देखते रहते हो शक्ल, जब क्वेश्चन आएगा रीजनल डेवलपमेंट पे तो ये लिख के आओगे कि पूर्वोदय है। भाई सदर्न स्टेट्स का ही डेवलप्ड है, नदर्न स्टेट का ही डेवलप्ड है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलप नहीं है हमारा। ईस्टर्न स्टेट कोई गरीब है हमारी, तो उनके लिए बजट क्या कर रहा है, उनको पैकेज दे रहा है स्पेशल, उनके टूरिज्म प्रमोट करेगा वहां पे, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट हो। इससे पूरे देश में क्या होगी, एक रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट होगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होगी। अब रीजनल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हो बजट के अंदर की पूर्वोदय आई थी ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करने के लिए। अब देखो, प्लान फॉर द एंडोमेंट रिच स्टेट्स इन द ईस्टर्न पार्ट्स कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश फॉर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू अटेन विकसित भारत। ये वर्ड और यूज कर लेना, विकसित भारत। इस बजट को थीम दिया विकसित भारत, कि डेवलप्ड कंट्री हमें बनाना है, विकसित भारत। अब देखो ये क्या है आपका, इंडिया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे हम पंजाब, अमृतसर से कोलकाता, अमृतसर टू कोलकाता। जब भी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डेवलप होते हैं तो उसके आसपास बिजनेस होता है, रोड जाती हैं, ठीक है ना, रेट बढ़ते हैं वहां पे। हरियाणा में भी जो एक्सप्रेस वे बना है तो उसके आसपास की, तो जब भी रोड्स जाएंगे ना, रोड्स को बोलते हैं दे आर आर्टरीज ऑफ डेवलपमेंट। जहां जहां रोड जाएंगे वहां पे डेवलपमेंट आएगी। तो ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंट करने के लिए इस कॉरिडोर का काम पूरा किया जाएगा। कौन सा कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल नोड एट गया। और इसकी एक नोड कहां बनेगी, बिहार के अंदर गया में। एचसीएस में आ चुका है क्वेश्चन कॉरिडोर से रिलेटेड, ऐसे में याद रखना। बाकी कॉरिडोर एक डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो अब आपका धर्म क्या होता है, जितने भी कॉरिडोर प्लान है या जो भी है उनको देख लो घर जाके, तो टर्म्स मिलती है तुम्हें, बजट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखने हैं हमें घर जाके। एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम बेनिफिटिंग विमेन एंड गर्ल। देखो 3 लाख करोड़ की स्कीम्स होंगी जो विमेन और गर्ल को जाएंगी। तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की। और किसकी बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, क्योंकि वुमेन भी कहीं ना कहीं पीछे रह गए डेवलपमेंट में, तो उनको भी डेवलप करना है, तभी तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी। तो वुमेन के लिए कितनी रुपए की स्कीम आएगी, वुमेन के लिए आ गई 3 लाख करोड़ की स्कीम। तो 2 पॉइंट निकल के वुमेन के आपके पास, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, हॉस्टल्स एंड क्रैचेस। दूसरा आपके आगे 3 लाख करोड़ की, क्योंकि अभी बजट है, क्या क्या स्कीम है, कितना पैसा जाएगा वो पता चल जाएगा। प्लान है कि 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे आने वाले साल में, benefiting women and girls, be it for the education, be it for their health, be it for their employment, be it for their safety। प्रधानमंत्री जनजाति, अब जनजाति से क्या समझते हो तुम, ट्राइब्स। तो ये जो होगा ट्राइब्स के लिए, देखो मैंने आपको पहले बता दिया था फ्रेमवर्क कि हम सोशल जस्टिस या इंक्लूसिव डेवलपमेंट किनका करेंगे, ट्राइब्स का करेंगे, विमेन का करेंगे, डाउन टोडन सब करेंगे। तो अब ट्राइब्स के लिए क्या आएगा, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये अभियान चला है स्कीम, ठीक है ना। Improving the socio-economic condition of tribal communities covering 63,000 villages benefiting 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। तो 63,000 विलेज को कवर करेगा, अराउंड 5 करोड़ पीपल को बेनिफिट करेगा। वहां कुछ स्टेट पीसीएम डेटा दे देगा कि बेनिफिटिंग अराउंड 10 करोड़ पीपल। तो डेटा थोड़ा याद रखना, 5 करोड़ पीपल को बेनिफिट करेगा अराउंड इन 63,000। मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेटअप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो पूर्वोदय का मतलब केवल ये नहीं है झारखंड बिहार, और यानी कि हमने उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी चले गए, ये एरिया भी हम कवर कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे एरिया की डेवलपमेंट करनी है। पूर्वोदय, पूर्व मतलब ईस्ट, तो ईस्टर्न डेवलपमेंट। अब इसके लिए हमने क्या किया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांचेस खोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम ब्रांचेस खोलते हैं बैंक की तो क्या प्रमोट होगा उससे बताओ मेरे को। 100 ब्रांच खुलेगी तो उससे प्रमोट होएगा आपका फिनेंशियल इंक्लूजन। यार समझो ना, वहां के लोग हैं, उनका बैंक अकाउंट खुला है, वो सेविंग कर सकते हैं, उनको इंश्योरेंस मिल जाएगी, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी मिलेगी, काफी फायदा होगा ना उनका। उनको बेनिफिट ट्रांसफर करना है तो गवर्नमेंट बेनिफिट ट्रांसफर कर पाएगी। तो इससे क्या होएगा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि लास्ट बंदे तक क्या जा रहा है आपका, फाइनेंशियल की सर्विसेज जा रही है। और उससे क्या फायदा होगा फिर आपका, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उनसे उन लोगों की डेवलपमेंट होगी।
जब खाते ही नहीं थे तो बेनिफिट कैसे ट्रांसफर करेगी गवर्नमेंट को? तो खाते खुलेंगे पहले, किसी के पास पैसा है कि कोई लेडी वर्क कर रही है, उसके घर में पैसे खर्च हो जाते हैं, उसका खाता खुल गया तो सेव करवा दिया, ठीक है। पहले अब तो ईजी हो गया, पहले भी एक मेरे पास मेड काम करती थी, उसका खाता मैं पर्सनली खुलवा के आया जाके, पैसा कुछ बच जाएगा। तो ये सब काम करते रहे, अब तो इतना ईजी हो गया, पहले नहीं होता था ईजी, ठीक है ना। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है एक बैंक अकाउंट खुलवाने से भी। विमेन और वर्कर डाउन दे फील एम्पावर्ड ऑल्सो, दे गेट कार्ड ऑल्सो, वो भी फोन पे मान लो उससे कनेक्ट होते हैं तो दे फील पार्ट ऑफ द सोसाइटी। नहीं तो वो क्या होता है, एक एक्सक्लूजन की फील आती है। यार सब चीज इंपॉर्टेंट है। पहले मान लो अगर अमीर अमीर लोग फोन पे कर रहे होते तो एक सेग्रीगेशन नहीं होता, अब गरीब भी कर रहा है, स्ट्रीट वेंडर भी कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ लेवलर, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंक्लूजन। इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल दो आप, खासकर एथिक्स में या अपने सोशल जस्टिस के आंसर में, तब वो समझेगा अरे बंदा जमीन को समझ रहा है कि क्या रियलिटी है। वो आंसर टच करते हैं एग्जामिनर को कि यूपीआई भी लेवलर है, भीम गवर्नमेंट का डाल दो, भीम यूपीआई भी ऑल्सो लेवलर इन सोसाइटी, ये सभी लोग यूज कर रहे हैं उसको, इंक्लूजन का पार्ट है, ठीक है। लाइन तो ये दे रखी है, उसके बाद की बात है जो हम डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अब भी तुम्हें देखो विकसित भारत के लिए 4-5 बातें याद हो गई हैं, जो यानी कि पूर्वोदय के लिए ईस्टर्न डेवलप, एक तो हम कॉरिडोर बना रहे हैं जो कनेक्ट कर रहा है इन सबको, ठीक है, अमृतसर से कोलकाता वाला। फिर हम नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट पेमेंट बैंक खोल रहे थे, दो तो ये हो गया। उसके अलावा विमेन के लिए 3 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे। ट्राइब्स के लिए एक अभियान आया है जिससे जो अराउंड 5 करोड़ ट्राइबल्स को बेनिफिट करेगा, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत उन्नत मतलब डेवलप ग्राम अभियान। याद होना इंपॉर्टेंट है अगेन। आप फिर मैं कह रहा हूँ आप याद बजट आज याद करके जाओगे, आप अपने फ्रेंड किसी पूछना, वो पूरा बजट पढ़ के बैठेंगे, एक हफ्ता लगाएंगे पूरा बजट पढ़ने में, उनको याद कुछ भी नहीं होगा। आपने एक दिन दोगे मेरे को आधा 1 घंटा, उसमें आपको मेन मेन बातें याद होंगी जो आप आंसर में यूज कर लोगे, प्री में उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। ये होती है पढ़ाई, इसलिए कहता हूँ लिमिटेड पढ़ लो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। आंध्र प्रदेश को अलग से पैकेज दिया है, अलग से कैपिटल बनेगी, वो इंपॉर्टेंट नहीं इतना, मेन बात ये है आपका जो मैंने आपको बता दिया। अगली क्या आ रही है आपकी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो पहली प्रायोरिटी क्या थी हमारी, एग्रीकल्चर। सेकंड क्या थी, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। थर्ड क्या थी, इंक्लूसिव डेवलप ह्यूमन रिसोर्स, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फोर्थ प्रायोरिटी की आगे हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे आगे। अरे आ रहा है कुछ समझ में मेरे को? तो देखो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमने पहले स्टार्टिंग में थीम से पढ़ा था, हम इससे फोकस करेंगे एमएसएमई। तो घर जाके देखना है एमएसएमई का क्राइटेरिया क्या है, कि माइक्रो इंडस्ट्री ये प्री में आ सकता है कि क्या कितने इन्वेस्टमेंट वाले को बोलते हैं, कितना आउटपुट, ठीक है। स्मॉल किसको बोलते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम किसको बोलते हैं, तीनों एंटरप्राइज देखनी है। तो इनके लिए बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि जो लोन की कंडीशन उनको ईज की है कि आप इजिली लोन ले लोगे, और थोड़ी लिमिट भी बढ़ा दी है ये। तो मुद्रा लोन जो में 3 थे, तरुण, किशोर और शिशु, किशोर तरुण ऐसे कुछ था, ठीक है, 3 थे। तो जो तरुण कैटेगरी सबसे ज्यादा, उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते थे ये लोग, है ना। अब जो अच्छा रीपेमेंट कर रहा है तो उसकी लिमिट बढ़ा के 10 लाख से 20 लाख कर दी है। तो उसके मुद्रा में एक देखो, मुद्रा मुद्रा भी देखना है आपको। मुद्रा लोन्स क्या होते हैं, इसमें 3 कैटेगरी है, शिशु, तरुण, किशोर। किशोर शिशु किशोर तरुण, उनमें क्या क्राइटेरिया है, और अब जो लिमिट बढ़ा दी है दैट इज टू 20 लाख। तो एमएसएमई के रिलैक्स किया है इन्होंने, ठीक है। क्रेडिट मतलब मेन बात है लोन देने की बात की है इनको। 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे अगेन, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इंडस्ट्रीज आएंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो ये सारा किसको कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को हिट कर रहा है सारा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन। तो जब भी कोई मिनरल पे क्वेश्चन, क्रिटिकल मिनरल ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो उन मिनरल्स के लिए हम क्या करेंगे, प्रमोट आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वहां पे, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जब भी हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ती है। पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे क्रिटिकल मिनरल्स, तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, जो मिनरल्स उनको रिसाइकिल करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, बाहर ओवरसीज एक्विजिशन कर लेंगे। अब देखो ये 3 वर्ड याद कर लेना आप, तो जब भी मिनरल का क्वेश्चन आए या और कोई क्वेश्चन आए तो 3 डायमेंशन आप सोच सकते हो। पहले डायमेंशन क्या सोचोगे आप, कोई भी मिनरल है या कुछ भी है तो उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा लो। दूसरा क्या कर लो, उसको रिसाइकिल कर लो ताकि रिसोर्स बच जाए हमारे। तीसरा बाहर से ले आओ, बाहर एक्वायर ही कर लो अपनी फाइल, जैसे इंडियन ऑयल भी करती रहती है, जो ऑयल रिग्स होते हैं ना बाहर, तो बाहर आप कोई मिनरल माइंस खरीद लो अपनी। ये हो गया। अब देखो ये ऐसे तुम्हें याद है, अब मैं तुमसे रिवाइज भी कराऊंगा। अगर मैं बोलूंगा एग्रीकल्चर, तो पहला पॉइंट क्या था, रिसर्च करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, कोऑपरेटिव पॉलिसी। तीसरा क्या था, आत्मनिर्भरता करेंगे ऑयल सीड्स में। चौथा क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटीज। फिफ्थ इधर क्या था, दिमाग में पिक्चर आ रही है, एफपीओज बढ़ाएंगे और सप्लाई चेन को बढ़ाएंगे। 5 हो गए। फिर नीचे मैंने 3 पॉइंट करवाए थे, नेचुरल फार्मिंग,
सेकंड क्या था? श्रिम्स पे फार्म करेंगे, और एक और क्या रहेगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू किसान कार्ड। 8 पॉइंट याद है आपको। फिर सेकंड थीम क्या थी? एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहला पॉइंट था। दूसरा विमेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्टल और क्रैचेज हो गया। और क्या था उधर? मैंने इंडस्ट्री बेस्ड स्किल करेंगे यहाँ। और क्या था? कोर्स कंटेंट होगा या स्किल होगी वो इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग होगी। तो स्किल क्या हो गया? थर्ड स्कीम इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था? पूर्वोदय, ईस्टर्न डेवलपमेंट। तो कॉरिडोर बना दिया, अमृतसर से आपका कोलकाता कॉरिडोर बनेगा, ठीक है। उसमें एक नोड गया पे बनेगी। फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया। उसके अलावा 3 लाख करोड़ की स्कीम विमेन के ऊपर। और क्या करेंगे? ट्राइबल्स के लिए 5,000 करोड़ लोगों को फायदा करेगा, एक उन्नत अभियान आएगा, जनजाति उन्नत अभियान। और क्या था? पोस्ट पेमेंट बैंक होगा नॉर्थ ईस्ट का। तो ये हो गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट। थर्ड। अब फोर्थ थीम क्या थी? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। ये फोर्थ थीम आ गई ना आपकी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। इसमें मोस्टली हम मुद्रा लोन्स हो गए जो आप बता रहे हो, एमएसएमई पे फोकस करेंगे, ठीक है। मिनरल्स पे फोकस करेंगे जहां पे लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, रिसाइकलिंग करेंगे और एक्विजिशन पे ध्यान रखेंगे। 3 पॉइंट ये हो गए खत्म अपना, ठीक है। और एक पॉइंट और रखना है, पहला तो एमएसएमई, बस वर्ड लिख लो, एमएसएमई है। दूसरा वर्ड लिखो इंडस्ट्रियल पार्क पे फोकस करेंगे, ये रहा 12 इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क लिखो। तीसरा वर्ड लिखो क्रिटिकल मिनरल, जो होगा ना मिनरल्स वाला, तीसरा वर्ड लिखो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो पॉलिसी। 3 वर्ड ये आ गए। और चौथा इंपॉर्टेंट है कि ट्राइब्यूनल्स। देखो होता क्या है, हमारे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप हुई, अगर उसका एग्जिट नहीं कर पा रही है, वो बंद नहीं कर पा रही है, या उसके जो भी इशू आ रहे हैं उसको हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है? बिजनेस डाउन होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, यानी कि बिजनेस आसानी से हो जाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ट्राइब्यूनल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आपका मेरा कोई केस है डिस्प्यूट का, मान लो इंडस्ट्री को लेके, अगर वो रिजोल्व नहीं हो रहा, तो जिसको जो बंदा सही है वो तो परेशानी हो जाएगा, यार मेरी इंडस्ट्री में दिक्कत हो रही है, मेरे को फटाफट उसको रिजोल्व कराओ, जो भी गलत है उसको फाइनल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम strengthening of the tribunals and appellate tribunals to speed up the insolvency resolution and additional tribunals to be established। मेरे को अपनी इंडस्ट्री बंद करनी है, दिवालिया घोषित करके, जैसे भी करके, तो उसको फाइंड अप करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आती है, उसको फटाफट करो ताकि जिसके ड्यूज है वो क्लियर हो जाए, और हमारे यहाँ पे क्या प्रमोट हो? बिजनेस कल्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? ये किस लिए आ रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हरदीप, मान लो अगर आपको एक अपना काम खुला है, वो चल नहीं पा रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको और पैसा भरना ही पड़ रहा है, आप बंद ही नहीं कर पा रहे उसको, तो आप तो डिस्करेज हो गए बिजनेस करने के लिए। तो इसके लिए क्या लेके आ रहे हैं? ट्राइब्यूनल्स जो है ऑलरेडी, और जो अपील कर रहे हैं जहाँ पे, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि आपको अगर अपना बिजनेस बंद करना है, इंसॉल्वेंसी दिखलानी है, तो आप फटाफट उसको बंद कर सको, एग्जिट कर सको। तो उससे क्या होगा? हमारे यहाँ पे प्रमोट क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि इंडिया में क्या कर सकते हैं? इजिली बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि बात हम किसी कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में कौन सी बात सबसे पहले हमने की थी? एमएसएमई, मुद्रा लोन्स, ठीक है। और क्या किया था? क्रिटिकल मिनरल्स, और एक मैंने इंडस्ट्रियल पार्क्स, बस एक कीवर्ड है। और दूसरा किया था ट्राइब्यूनल्स। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बाकी इंटर्नशिप देख लेना ताकि एम्प्लॉयमेंट और सी। अगली प्रायोरिटी जो फिफ्थ प्रायोरिटी है, दैट इज द अर्बन डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन कौन से पेपर में आता है अरविनीत? अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन पेपर 1, अर्बनाइजेशन, जिसमें क्या पढ़ रहे थे हम? प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी रेमेडीज क्या है। नहीं याद आ रहा? बिल्कुल याद नहीं आ रहा? कमाल कर दिया। अंकिता, पॉकेट सिलेबस देना, एक गिफ्ट देना पड़ेगा मेरे को अवनीत को आज, तभी इसको याद रहेगा। आप हमेशा अपने सिलेबस अपनी पॉकेट में रखोगे आप, मैंने आपके लिए स्पेशल डिजाइन किया है पॉकेट सिलेबस, ठीक है। मैं जब पूछता हूँ आप मना ही कर देते हो मेरे को। अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, लाओ इन सबको गिफ्ट दो। ये अवनीत को पहले दो, पहले अवनीत को दो, ये बीच में बैठी है, इसको दो पहले, याद रखो मेरी तरफ से, बाकी सबको दो। अब देखो कहां पे अर्बनाइजेशन, इसमें सिलेबस याद ही नहीं कर रहे तुम। अगला क्या है? अर्बन डेवलपमेंट। एक मेरे को भी देना।
देखो अर्बन डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट है लोअरिंग ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी। तो गवर्नमेंट एनकरेज करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स को ताकि स्टैम्प ड्यूटी जो भी परचेज होती है लैंड पे उस पर कम कर दो ताकि खर्चा वहां पे थोड़ा कम हो, ठीक है। तो एनकरेजिंग स्टेट्स टू लोअर द स्टैम्प ड्यूटीज फॉर प्रॉपर्टी परचेज बाय वुमेन। तो वुमेन के लिए किया अगेन, ठीक है ना। तो वुमेन के नाम पे अगर प्रॉपर्टी खरीदे तो दे आर एनकरेज टू एट द लोअर स्टैम्प ड्यूटी। आप देखो अभी भी वुमेन खरीदती है तो कम लगती है, तो और फर्दर उसको लो करते हैं। तो अगेन वुमेन का तीसरा पॉइंट और आ गया। तो वुमेन का तो अलग लिखना पॉइंट बजट के अंदर क्या क्या है, दो पहले बताए थे, एक तीसरा ही बता दिया। ये ऐसे पॉकेट सिलेबस है अपने को, ठीक है। चारों सिलेबस आगे इसमें बड़ा सिलेबस मिला ही हुआ है, वो आपने चिपका लिया होगा दीवार पे कोड। अब इसको पॉकेट में जब भी देखना फटाफट देख के अपना पॉकेट में रखना है, ये बनाया ठीक है पॉकेट सिलेबस। चलो सिलेबस तो मैं याद ही कराऊंगा, अगली बार कीरिंग बना दूंगा, कीरिंग में रखना पड़ेगा सारे, पेन पे लिखवा दूंगा, माथे पे लिखवा दूंगा टैटू बना के तुम्हारे पे, अगर नहीं याद किया तो। पर सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है। अपनी टेम्पररी बनाऊंगा पहले फिर बना, ठीक है। नहीं फिर अपने बनवा लूंगा तो पढ़ती रहना ऐसे देख के, ठीक है। चलो स्टैम्प ड्यूटी, स्ट्रीट मार्केट, देखो कितनी अच्छी बात है, स्ट्रीट मार्केट्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उनको प्रॉपर किया। इस टाइम वीकली मार्केट्स लगे, हार्ट्स है ना, दिल्ली में लगते हैं, अभी दिल्ली हार्ट हो गया। हार्ट्स क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज मार्केट होता है, तो हार्ट्स प्रमोट की जाएंगी हार्ट्स से, ठीक है। एनविजिंग स्कीम टू डेवलप 100 वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब से सेलेक्ट। मान लो हमें पता है इस बार चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में लग रही है, अगले दिन कहाँ लग रही है 23 सेक्टर में हार्ट, जहाँ पे लोकल मार्केट लग रहा है, तो उनको ऑर्गेनाइज करके प्रमोट, लोग वहां पे जाएंगे, ठीक है, अपना सामान वान खरीदेंगे, तो अगेन एक इकोनॉमी प्रमोट हो रही है, उससे अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है। तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए पहले क्या रखा है, वुमेन के नाम पे स्टैम्प ड्यूटी लोअर करने की बात की है, प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो स्ट्रीट मार्केट्स को प्रमोट किया जाएगा। ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस के अंदर, ये लिख लो अलग से, ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट। देखो हमेशा यहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि जो है ना व्हीकल्स कम से कम मूव हो, जैसे मान लो मेट्रो है दिल्ली में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट। एक साथ जा रहा है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, एक साथ बस कॉरिडोर होते हैं, उन्हें देखे कॉरिडोर होते हैं, बस चलती रहती है बीच में, ये होती है ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट, ठीक है ना। कि एक साथ बल्क में लोगों को भेज रहे हो आप, ये ठीक है। इससे क्या होता है, जो मान लो मेट्रो के आसपास ऑफिस वही बनते हैं आसपास, तो लोग फटाफट आए मेट्रो पे चढ़े वापस लगे, इससे कंजेशन कम होता है रोड के ऊपर। तो ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट सर्च करना है आपको, ठीक है ना। ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर 14 लार्ज सिटीज विद अ पॉपुलेशन ओवर 30 lakhs। तो जब ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट पे जाएंगे तो रोड के ऊपर कंजेशन कम होएगा हमारा। नेक्स्ट इज टू वाटर मैनेजमेंट, कितनी बड़ी दिक्कत है सीवेज वाटर है ना, पानी की, तो पानी को मैनेज करेंगे। प्रमोट वाटर सप्लाई, सबको सप्लाई मिले, सीवेज ट्रीटमेंट हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, एंड सर्विसेज फॉर 100 लार्ज सिटी थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। हाउसिंग नीड्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, एक नया वर्जन आ गया 2.0, और हाउसेस प्रमोट किए जाएंगे। नीड ऑफ 1 करोड़ अर्बन पुअर के लिए एंड मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए विल बी एड्रेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। तो गरीबों के लिए अर्बन एरियाज में हाउस के लिए क्या है नया, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। तो फिफ्थ प्रायोरिटी हमारी थी अर्बन डेवलपमेंट, सिक्स्थ प्रायोरिटी हमारी है एनर्जी सिक्योरिटी। तो जब भी एनर्जी सिक्योरिटी की बात होगी तो हम क्या बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी की बात होगी इसमें, और न्यूक्लियर एनर्जी की। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर इसको लेकर आओ प्राइवेट सेक्टर को, तो यहाँ पे कीवर्ड आएगा आपका सोलर एनर्जी, सूर्या, दूसरी कीवर्ड आएगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में हाइफन लगा लेना प्राइवेट सेक्टर, ऐसे छोटे छोटे वर्ड लिखोगे ना तो एग्जाम में रिकॉल कर लोगे। देख अब इनिशिएटिव विद द प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर, ये बोला ना, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बात करेंगे लाने की। अब सेटिंग अप भारत स्मॉल रिएक्टर, छोटे छोटे स्मॉल रिएक्टर्स बनाएंगे न्यूक्लियर के, R&D ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसके जो कीवर्ड आ रहे हैं ना, मेरा तो यही है बस कीवर्ड याद करो, वो याद रहेगा। पता तो मैं, मान लो एनर्जी सिक्योरिटी में मैंने आपको पहले बोला मैं एक सोलर पे फोकस करूंगा, सोलर लिख लूंगा साइड में, एक मैं न्यूक्लियर पे करूंगा। तो न्यूक्लियर में मैं दो चीज याद रखूंगा, पहला मैं याद रखूंगा प्राइवेट सेक्टर को लेके आऊंगा न्यूक्लियर में, दूसरा मैं करूंगा भारत स्मॉल रिएक्टर्स। एक तो भारत अपना लोकल होगा इंडिजिनियस, ठीक है, स्मॉल मतलब छोटे छोटे रिएक्टर, बहुत बड़े रिएक्टर की जरूरत नहीं बनेगी, छोटे रिएक्टर बनाएंगे, भारत स्मॉल रिएक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा। दूसरा होगा एनर्जी ऑडिट करवाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट टू फॉर शिफ्टिंग ऑफ द माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री टू द क्लीनर एनर्जी। जो छोटी छोटी हमारी इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, वो मान लो कोल से चल रही होंगी, डीजल से चल रही होंगी, उनको हम कहेंगे आप रिन्यूएबल में शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वर्ड क्या आ रहा है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करवाना किसको, एमएसएमईज को। फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी, ठीक है, एनर्जी स्टोर करके रखो, जब रिक्वायर्ड हो उसको वापस हम यूज कर सकते हैं।
AUSC thermal power plants, a joint venture between NTPC and BHEL will be set up to full scale आपका इतना थर्मल पावर प्लांट्स अगेन, क्योंकि थर्मल एनर्जी हमारे लिए मस्ट है, ठीक है ना। तो थर्मल एनर्जी को प्रमोट किया है, सोलर एनर्जी को प्रमोट किया है और न्यूक्लियर एनर्जी, तीन एनर्जी होगी, थर्मल, सोलर, न्यूक्लियर, ठीक है। और दूसरा रिन्यूएबल में किसका करेंगे, एमएसएमई को कहेंगे आप रिन्यूएबल में शिफ्ट हो, ठीक है। न्यूक्लियर में हम किसकी बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स आए और स्मॉल वाले रिएक्टर्स बने ताकि हम ज्यादा कर पाए उसको। ये देखो पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, सूरज की बात हुई है, ठीक है, एक सी में भी आई है, 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स, उनको फ्री मिलेगी सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये सोलर एनर्जी की बात होगी। अगली प्रायोरिटी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तुम बार बार कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इतना 11 आ गया, ठीक है, 11,11,111 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लगभग 3.4% ऑफ जीडीपी विल बी स्पेंड इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, ये सब ठीक है। ये देखो अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी किस किस पे काम करना है आपको, इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन। मैं इस बार पक्का सोच रहा था और ये हो ही गया। देखो हम सोच रहे हैं असम में हर साल फ्लड आती है पर काम नहीं हो रहा, पर इस बजट में इसको दे दिया, ठीक है ना। तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम किस पे कर रहे हैं आपका, इरिगेशन पे और फ्लड मैनेजमेंट पे। तो देखो इरिगेशन में कैसे कर रहे हैं, कुछ 2 रिवर्स है मान लो, उनको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां पानी कम है वहां से पानी जाके ज्यादा वाले में चला जाएगा, तो उस पर भी काम किया जा रहा है। तो 2 पे काम कर रहे हैं ये लोग इसमें। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट विद एस्टिमेट, इसकी मतलब नहीं है किसको दिया जाएगा, कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंकिंग। मान लो ये 2 रिवर है, ठीक है, कोसी और मेची, इनको लिंक करने के लिए तो चाहिए में इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनाल चाहिए ना, तो उसके लिए यानी कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का है ये, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, असिस्टेंस टू द फ्लड मैनेजमेंट, कहां कहां पे ऊपर, असम में, सिक्किम में और उत्तराखंड में। अब मैंने जब ये लाइन पढ़ी ना तो मेरे को लगा हिमाचल को छोड़ दिया इन्होंने और अगले में हिमाचल दे दिया, क्योंकि हिमाचल में फ्लड्स आई है, हिमाचल को अलग से रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस दिया है फॉर द हिमाचल प्रदेश। तो एक तो इरिगेशन के लिए हो गया ऊपर वाला उनका, इनका लिंक हो गया मेची और कोसी का, ठीक है। फ्लड के लिए असम, उत्तराखंड और आपका थर्ड क्या था आपका सिक्किम, इनमें फ्लड में, और हिमाचल का पैकेज दिया अलग से रिस्टोरेशन के लिए। अभी फ्लड्स आई इतनी सारी, ठीक है। तो फ्लड का क्वेश्चन आएगा तब भी आप बताओगे गवर्नमेंट बजट सपोर्ट कर रही है हिमाचल, असम, सिक्किम और उत्तराखंड में, और ये एरिया पता भी चल गया आपको जहां फ्लड्स आ रही है, ठीक है। इंफ्रा में फिर टूरिज्म पे काम करेंगे, पर डेवलपमेंट ऑफ ये अलग अलग टेम्पल है, विश्वपथ टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, मॉडल ऑन द काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर, एक टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि हमारे यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट हो, ठीक है। राजगीर को डेवलप किया, नालंदा को किया, उड़ीसा बहुत ज्यादा पोटेंशियल है डेवलपमेंट का, तो ये कह रहा है कि असिस्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ उड़ीसा सीनिक ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी वहां पे, टेम्पल्स है वहां पे, मॉन्यूमेंट्स है, क्राफ्टमैनशिप है, बहुत अच्छे आपको काम मिले, क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहां पे, नेचुरल लैंडस्केप है, प्रिस्टाइन बीचेज है, मेकिंग इट एन अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो इस टाइम जो बजट का फोकस है वो उड़ीसा को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट करने का है, ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने क्या किया, इरिगेशन का काम किया, फ्लड का काम किया, दूसरा क्या किया, टूरिज्म का। अगला है आपका इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 8th थीम आ गई हमारी। इंफ्रा की बात क्या है, इनोवेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे, ठीक है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, तो ठीक है रिसर्च में फंड दिया जाएगा ज्यादा, उस फंड का नाम क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड फॉर द बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्री के अंदर स्कीम आ सकती है, इसके प्रोविजन आ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट द कमर्शियल स्केल विद फाइनेंशियल पूल ऑफ द, ये इनोवेशन मेंस के अंदर अलग से आ सकता है क्वेश्चन, इनोवेशन में इंडिया क्यों लैग कर रहा है और क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, तो इसके कुछ बताओगे आप प्रोविजन, 1-2 बजट के डाल देना कि बजट में भी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड है, ठीक है। स्पेस इकोनॉमी की बात की है, और अलग से वेंचर कैपिटल फंड होगा 1000 करोड़ का टू बी सेटअप फॉर द स्पेस इकोनॉमी। अब धीरे धीरे हम स्पेस में वेंचर कर रहे हैं, स्पेस इकोनॉमी के लिए अलग से फंड डाल रहे हैं, ठीक है। जो लास्ट था हमारा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, इसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात की है। तो लैंड रिफॉर्म में क्या करेंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे उनका, ठीक है ना, जमीन के पट्टे वट्टे सबके क्लियर हो गए। इसमें कह रहा है कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार फॉर ऑल लैंड्स, हर एक लैंड का एक आधार नंबर जैसे होता है ना, वैसे भू आधार कर देंगे ताकि सबको उसका टाइटलमेंट क्लियर हो जाए, किसकी जमीन है, क्या एरिया है। तो एक अच्छा बढ़िया आपका भू आधार, तो लैंड के लिए भी आधार नंबर आ रहा है, उसको क्या बोल देते हैं,
यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार। सर्वे होएगा ऑफ मैप सब डिवीजन एज पर द करंट ओनरशिप, किसके पास ओनरशिप क्या है। लिंकेजेस टू द फार्मर्स रजिस्टर्स, ठीक है, फार्मर को लिंक किया जाएगा। डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स, जो भी मैप्स है उनको डिजिटाइज किया जाएगा। लैंड रजिस्ट्री बनाई जाएगी। लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटाइज विद जीआईएस मैपिंग। जीआईएस मैप मेन सारा क्या आ रहा है यहाँ पे, डिजिटाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड या फिर लैंड रिकॉर्ड्स। क्या कह रहे हो, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैप होता है ना, मैं बता दूंगा एग्जैक्ट इसमें क्या होता है, ठीक है। जो वही कह रहा हूँ, सब कुछ कैटेगरीज होती है उसके हिसाब से, हाँ थीमेटिक भी होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है उसकी, वो देख लेंगे, है ना, कैडेस्ट्रल मैप्स। टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एनहांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन में, ये देखो जब क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आएगा तब आप फिर लिखना कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्लाइमेट फाइनेंस की बात की है बजट के अंदर ही, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बढ़ा रहे हैं, किसके लिए, आपका क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नुकसान हो रहे हैं या उसके लिए हमें मिटिगेशन मेजर लेने हैं जिससे कम हो जाए, या एडेप्टेशन मेजर लेने हैं, वो पढ़ाऊंगा मिटिगेशन मेजर क्या होता है, एडेप्टेशन मेजर क्या होता है, उसके लिए फंड एलोकेट किया है। एफडीआई एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड, हम चाह रहे ज्यादा ज्यादा एफडीआई हमारे उसके लिए सिंप्लीफाइड किया हमने। एंड प्रमोट अपॉर्चुनिटी यूजिंग इंडियन रुपी एज अ करेंसी फॉर ओवरसीज इन्वेस्ट। अब गवर्नमेंट इस बार ये फोकस कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कोशिश करें, हमारा जो इंडियन रुपी है उसमें हम ज्यादा ट्रांजेक्शन करें, ओवरसीज ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो ये भी फोकस है। एनपीएस वत्सल है, अ प्लान टू कंट्रीब्यूट बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर माइनर्स। इंप्रूवमेंट ऑफ डेटा गवर्नेंस, जो भी हमारे पास डेटा है उसकी गवर्नेंस के लिए, कलेक्शन के लिए। देखो अब एक वो आया था ना डिजिटल, हमने बिल पढ़ा था, ड्राफ्ट डिजिटल बिल आया था, क्योंकि डेटा का ऑनलाइन को भी हमें क्या करना है, डिजिटल कंपटीशन जो बिल था तुम्हारा ड्राफ्ट पढ़ा था ना, कि जो ऑनलाइन भी कंपटीशन हो रहा है उसको भी रेगुलेट कर रहा है। तो गवर्नमेंट काम कर रही है कि डिजिटल गवर्नेंस अच्छी हो, डेटा का जो कलेक्शन है, प्रोसेसिंग है, उसकी मैनेजमेंट है, वो स्ट्रेटेजी पूरी प्रॉपर हो, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम आई है और मतलब है उसी मॉडिफिकेशन किया। तो ये हो गया हमारा सारा जो भी था प्रायोरिटीज, ठीक है। बाकी एक चीज और इंपॉर्टेंट है लास्ट में जो हम देख सकते हैं, ये कुछ डेटा है ना, डायरेक्ट टेस्ट, ये क्या सस्ती होंगी क्या महंगी हो, हमें पेपर के हिसाब से इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन ऑन द फाइनेंशियल एसेट्स अट्रैक्ट 20% और लॉन्ग टर्म के जो गेन है उसका टैक्स रेट क्या है 12.5%। ये इंपॉर्टेंट एक दो की जो एंजल टैक्स है वो सबके लिए इन्वेस्टर के लिए हटा दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एबोलिश एंजल टैक्स फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। एंजल टैक्स नोट कर लो, ये पता करना क्या होता है एंजल टैक्स। सिंपलर टैक्स रिजीम टू कोऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज, ठीक है, जो डोमेस्टिक क्रूज होते हैं उनके लिए टैक्स का रिजीम क्या कर दिया, सिंपल कर दिया। अगेन जो पोर्ट है ना हमारे, देखो पोर्ट लेड डेवलपमेंट, एक वर्ड और लिखो, दिस इज द पोर्ट लेड डेवलपमेंट। तो पोर्ट्स की भी डेवलपमेंट की है। तो देखो हार्बर पे क्या किया है, रेट्स कम कर दिए हिसाब से उनको, प्रोवाइड फॉर द सेफ हार्बर रेट्स फॉर माइनिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट टैक्स ऑन द फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 35%। एक ये हो गया, एक ऊपर हम क्या करते हैं, एफडीआई को प्रमोट कर रहे हैं, और जो बाहर से कंपनी आ रही है उनको भी टैक्स कम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एफडीआई को प्रमोट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, पहले 40% होता है, कर दिया 35% ऑन द फॉरेन कंपनीज, ठीक है। सेफ हार्बर रेट्स आपके प्रोवाइड किए फॉर द माइनिंग कंपनीज। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया है, ठीक है। सिंपलर टैक्स रिजीम फॉर द डोमेस्टिक क्रूज, जो हमारे डोमेस्टिक क्रूज जाते हैं उनको सिंपल कर दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई, ये नए नए टैक्स स्लैब आगे 0 से देख लेना, कोई इतना वो नहीं है, मतलब इससे क्वेश्चन नहीं आते इतना कुछ है ना। बस एक ये देखना है आपको कि सबसे हमारा, मैंने बताया पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जाएगा देश का इस साल में बजट में जो बताया। तो रूपी कम फ्रॉम, सबसे ज्यादा जो पैसा, बस 3-4 याद रख लो, सबसे ज्यादा पैसा हम कहां से लेते हैं, उधार ही लेते हैं। बोरोइंग आएगा, देखना ये आएगा, बोरोइंग होगा। 27% बोरोइंग है हमारी, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स होती है सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट पे आएगा बोरोइंग्स, सेकंड पे हमारा आएगा इनकम टैक्स, थर्ड पे आएगा जीएसटी या फिर अदर टैक्सेस, फोर्थ पे आएगा जो कॉर्पोरेट्स लेते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, ये ध्यान।
फर्स्ट पे क्या कर रहे हैं हम, उधार ले रहे हैं, बोरोइंग्स आएगा। सेकंड पे क्या आ रहा है हमारा, इनकम टैक्स। थर्ड पे क्या आता है, जीएसटी। फोर्थ पे क्या आएगा आपका, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनमें कंफ्यूजन हो सकता है भैया, ध्यान रखना। पहले इनकम टैक्स इंडिविजुअल ज्यादा देगा, फिर जीएसटी देगा, फिर कॉर्पोरेट देगा। कॉर्पोरेट कम दे रहे हैं चौथे नंबर पे। इनकम, जीएसटी, कॉर्पोरेट, ये अरेंज करवा सकता है? अच्छा, ये लगातार एक एक कम है बस। 19, 18, 17 और 17 का 10, 27। 19 याद रख लो, 19, 18, 17, 17 प्लस 10, 27, मैक्सिमम 27 है। फिर उसका क्या, 19, 18, 17, हाईएस्ट इनकम, फिर जीएसटी एंड अदर टैक्स, फिर कॉर्पोरेट। चलो बढ़िया है। और पैसा जा कहाँ रहा है, तो उधार लिया तो अच्छा, इसमें स्टेट को लागे इसमें। सबसे पैसा जा रहा है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, सबसे ज्यादा हम स्टेट को दे रहे हैं, फिर उधार को दे रहे हैं, इंटरेस्ट जो हमने लिया उस पर इंटरेस्ट जो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जाएगा हमारा सेंट्रल स्कीम एक्सक्लूडिंग आउटले ऑन द डिफेंस एंड सब्सिडी, इनको छोड़ के जो सेंट्रल स्कीम्स है उनके ऊपर जाएगा। ठीक है, और बस बाकी तो मेन ये याद रखो, सबसे ज्यादा कहां पे जा रहा है, स्टेट्स का शेयर जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग हमारे जो, थर्ड पे जाएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो यही था जो हमारा मेन जो हमें कर रहे थे कि क्या की फीचर्स हैं बजट के। मैं फिर कह रहा हूं, दिमाग में पढ़ाई करते हो स्ट्रक्चर बनाना जरूर। अब आपके दिमाग में बजट का स्ट्रक्चर बन गया। अब जब भी कोई अखबार में आप पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, इसमें सेट कर लेना। अच्छा, ये यहाँ सेट हो रही है, ये यहाँ सेट हो रही है। कैपिटल गेन पे कोई एनालिसिस है वो लिख लिया अपना, एग्रीकल्चर का है उसी में लिख लिया, विमेन का है उसी में लिख लिया। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अब पढ़ना ईजी हो जाएगा बजट आपके लिए। ऐसे मैं सर्वे के उस पॉइंट बनाऊंगा। ठीक है ना।